दोस्तों, भारत ने कई जंगों में फतेह का झंडा लहराया है, चाहे वो 1948 का युद्ध हो या फिर 1965, 1971 हो और 1999 की जंग। भारतीय सेना ने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन इन युद्धों में सिर्फ थल सेना ही नहीं बल्कि भारत की दो और सेनाएं यानी कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स का भी उतना ही योगदान था। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के ऐसे कारनामे के बारे में बताएंगे जिसमें नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबोकर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध और गौरव से भरा है। भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान को जब भी याद किया जाएगा उसमें एक नाम INS विक्रांत का जरूर आएगा। जी हाँ, साल 1961 में इसे INS विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से सर्विस में शामिल किया गया और बाद में इसका नाम बदलकर विक्रांत कर दिया गया था। विक्रांत का मतलब ही होता है कि बहादुर, साहसी और विजयी। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ता गया। यही वजह थी कि पाकिस्तान इसको खत्म करना चाहता था और हाल ही के सालों में सरकार ने पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी को सौंप दिया है। साल 1997 में INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया और उसके 25 साल बाद एक बार फिर से अब INS विक्रांत का रीबर्थ हुआ है। जी हाँ, INS विक्रांत का नाम नहीं बदला गया है और भारतीय नौसेना ने पहले के शिप विक्रांत के नाम पर ही इसका नाम रखा है। नए INS विक्रांत की ताकत ज्यादा है लेकिन पुराने INS की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, साल 1971 में भारत पाक युद्ध में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पाकिस्तान काफी टेंशन में था। यही कारण था कि पाकिस्तान ने इसे खत्म करने की प्लानिंग भी की और अपनी पनडुब्बी PNS गाजी के जरिए इसे अंजाम देना चाहता था। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारत की ये एक चाल के आगे वो मात खा गया। बता दें कि INS विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बच चुका था कि वो किसी भी हाल में इस प्लेन कैरियर शिप को नष्ट करना चाहता था। साल 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से सबमरीन PNS गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। 1971 में गाजी को बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया और INS विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उसे दी गई। दोस्तों, विक्रांत का पुराना नाम HMS हरक्यूलिस था, जिसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। इसको 1943 में बनाया गया था लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं ले पाया था। विक्रांत उस समय वेस्टर्न फ्लीट में तैनात था, लेकिन उसकी खराब हालत को देखते हुए नेवल हेडक्वार्टर्स ने तय किया कि उसे ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनाने में ही भलाई है। नवंबर 1971 में बंबई के एक होटल में रह रहे पाकिस्तानी स्पाइज ने अपने हैंडलर्स को खबर दी कि विक्रांत बंबई में ही खड़ा है, लेकिन 13 नवंबर को उन्हें विक्रांत कहीं नहीं दिखाई दिया। विक्रांत अचानक गायब हो गया। गाजी पनडुब्बी 14 नवंबर 1971 को कराची से अपने मिशन के लिए निकलती है। गाजी पहले श्रीलंका गई, जहां ट्रिंकोमाली में 18 नवंबर को उसने फ्यूल भरवाया। वो चेन्नई के लिए निकलने को तैयार ही था कि उसे कराची से संदेश मिला कि विक्रांत अब मद्रास में नहीं है। जिसके बाद गाजी ने कराची संदेश भेजा। चूंकि विक्रांत गायब हो गया है तो उनके लिए अगला ऑर्डर क्या है। कराची ने पाकिस्तान की ईस्टर्न फ्लीट के कमांडर ने गाजी को कोडेड संदेश भेजकर पूछा कि क्या उन्हें विक्रांत के मूवमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, और इन सारे संदेशों को इंडियन नेवी ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे थे और कोडेड भाषा में नेवल हेडक्वार्टर्स भी भेजे जा रहे थे। इस दौर में पाकिस्तान के पास गाजी एक ऐसी पनडुब्बी थी दोस्तों, जिसमें समुद्री एरिया में जाकर टारगेट को निशाना बनाने की एबिलिटी थी। पाकिस्तान को भी ये पता था कि अगर वो विक्रांत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो वो भारत पर युद्ध में बढ़त बना लेगा, जिससे वो भारत को हरा पाएगा। जिसके 8 नवंबर 1971 को PNS गाजी के कैप्टन के पास ये मैसेज पहुंचता है कि INS विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कहा जाता है कि बंबई से एक पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडलर्स को INS विक्रांत की जानकारी दी, जिसके बाद पाकिस्तान के कमांडर को इन्फॉर्म किया कि विक्रांत अब विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर्स और गाजी के कैप्टन दोनों को एहसास हो गया कि उनके लिए विक्रांत को तबाह करने का सबसे अच्छा मौका विशाखापट्टनम में ही है। जी हाँ, जब इंडियन नेवी को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। 8 नवंबर 1971 को भी भारतीय मेजर पाकिस्तान, जो ढाका और कराची के बीच भेजे जाने वाले संदेश को सुनने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक उस दिन कई मैसेजेस भेजे जा रहे थे। भारत को इसका एहसास तो हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बात पूरी तरह डीकोड नहीं हो पा रही थी कि आखिर पाकिस्तान की चाल क्या है। 10 नवंबर को वो कोड डीकोड हो गया। वहीं पहली बार ये पता चला कि पाकिस्तान नौसेना कैसे इंडियन शिप INS विक्रांत को डुबो देना चाहता है। खैर, अब पाकिस्तानियों को ये इनपुट मिल गया था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। अब भारत को भी ये पूरी जानकारी हो गई थी कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। जिसके बाद पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारत ने बहुत जल्द ऐसी तैयारी की जिसकी उसे भनक भी नहीं लगी। जिसके बाद गाजी ने 23 नवंबर 1971 को ट्रिंकोमाली से विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ना शुरू किया और 25 नवंबर को उसने चेन्नई को पार किया और 1 दिसंबर की रात 11:45 पर विशाखापट्टनम बंदरगाह के नेविगेशनल चैनल में दाखिल हो गए। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि नेविगेशनल चैनल की गहराई कम होने की वजह से गाजी बंदरगाह से 2.1 नॉटिकल माइल तक ही जा सकती थी, इससे आगे नहीं।
जिसके बाद गाजी के कमांडर ने तय किया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे। इस बीच गाजी के मेडिकल ऑफिसर ने ये बताया कि गाजी से निकल रहे धुएं ने न सिर्फ गाजी पर सवार 9 सैनिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता बढ़ा दी है, बल्कि पनडुब्बी की सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ गया है। उसने सलाह दी कि गाजी को रात में सतह पर लाकर तेज हवा ली जाए और इसी दौरान बैटरीज को भी बदल लिया जाए। इसी के साथ गाजी के कमांडर को भी अंदाजा हो गया कि अगर पनडुब्बी का हाइड्रोजन लेवल पहले से तय सेफ्टी स्टैंडर्ड से ऊपर हो गया तो गाजी के खुद को नष्ट कर देने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जफर ये भी जानते थे कि अगर गाजी को सूरज की रोशनी में मरम्मत के लिए ऊपर लाया गया तो उन्हें तुरंत देख लिया जाएगा। गाजी एक बड़ी पनडुब्बी थी और दूर से ही देखी जा सकती थी। जिसके बाद शाम 5 बजे पनडुब्बी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर दोनों ने कैप्टन को सूचित किया कि गाजी के अंदर की वायु बुरी तरह से प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से एक सेलर बेहोश भी हो गया है। उन्होंने सलाह दी कि रात का इंतजार करने का समय नहीं है, गाजी को उसी समय ऊपर सतह पर चले जाना चाहिए। इसी बीच पनडुब्बी के अंदर की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही थी। कई नाविकों ने खांसना शुरू कर दिया था और इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ने लगा था। जिसके बाद कैप्टन ने आदेश दिया कि गाजी को पेरिस्कोप के लेवल तक ले जाकर पहले बाहर का जायजा लिया जाए। गाजी को धीरे धीरे समुद्र की सतह से 27 फीट नीचे तक ले जाया गया। वहां से पेरिस्कोप से बाहर के नजारे का जायजा ले रहे कैप्टन सन रह गए। उन्होंने देखा कि मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा इंडियन शिप उन्हीं की तरफ में बढ़ता चला आ रहा है। ऑफिसर्स ने बिना समय गवाए गाजी को नीचे ड्राइव करने का आदेश दिया। ऑर्डर के 90 सेकंड के अंदर गाजी फिर से समुद्र के तल पर चली गई। 1 मिनट के अंदर भारतीय पोत गाजी के ऊपर से गुजर गया। कैप्टन नीचे ही हालात नॉर्मल होने का इंतजार करते रहे। गाजी कैप्टन को इस बात की खबर नहीं थी कि 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 3 से 4 दिसंबर की आधी रात के आसपास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित कर पाकिस्तान के हमले की सूचना दी। अभी प्रधानमंत्री का भाषण चल ही रहा था कि दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह से थोड़ी दूर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि बंदरगाह के सामने बने घरों के शीशे तक टूट गए। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में था ही नहीं। उसकी जगह पर पुराने विध्वंसक INS राजपूत को लगाकर पाकिस्तानियों को यह आभास दिया गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। जैसे कि 3 दिसंबर साल 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और इंडियन नेवी भी इसमें शामिल थी। जिसके बाद 4 दिसंबर को इंडियन नेवी की ओर से पाकिस्तान नेवी पर हमला किया गया। फिर क्या था, 4 दिसंबर को INS निर्घाट ने पाकिस्तान के जहाज PNS खैबर पर मिसाइल दागी। पाकिस्तान अभी एक हमले से अभी कुछ समझ पाता कि दूसरी मिसाइल से खैबर डूब गया। PNS शाहजहां पर भी हमला किया गया और उसे भी बहुत नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ गाजी भी डूब गया। नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया। भारत को इस ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी तबाही हुई। तो दोस्तों ये थी गाजी अटैक की पूरी कहानी। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।